Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the disorders of blood. So let's move to the classboard. So dear students, disorders of blood. There are three disorders of blood which has been discussed in our syllabus. The first one is leukemia. Or which is also called as blood cancer. So dear students, as it is cancer, तो कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, और इसमें एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, बड़े रैपिड रेट के ऊपर, फास्ट रेट के ऊपर बन रहे होते हैं, और लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं. सो इसी तरह से चूँकि यहाँ पर ल्यूको का वर्ड है, मीन्स द ल्यूकोसाइट्स, सो इट इज़ एक्चुअली द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. क्लियर? जब हम जनरली बात करें ना, फलां बंदे को खुदा न खास्ता उसको ब्लड कैंसर हो गया, सो ब्लड कैंसर एक्चुअली ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है. सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ल्यूकीमिया कहा जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकीमिया is a result of mutations in the myelogenous means the bone marrow cells or lymphogenous cells. Leading to the uncontrolled proliferation means division or multiplication, means the multiplication of white blood cells. Dear students, माइलोजिनस सेल्स और लिम्फोजिनस सेल्स. माइलोजिनस सेल्स वो हैं जिससे जो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और इसी तरह से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स ये बनते हैं. जबकि जो लिम्फोजिनस सेल्स हैं, इससे मोनोसाइट्स और जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. क्लियर? इन दोनों में से किसी एक के अंदर या दोनों के अंदर, नॉर्मली तो किसी एक में से हो सकती है, म्यूटेशंस हो जाएं. म्यूटेशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन. जो जीन इन सेल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो इन सेल्स को नॉर्मल सेल्स को बनवा रहे होते हैं, अगर उनके सीक्वेंस में चेंज आ जाए, उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन. तो उसकी वजह से अब जो सेल्स बनेंगे वो एबनॉर्मल होंगे.
so abnormal white cells. It is indicated by high levels of abnormal white blood cells in the blood. Clear? तो यहाँ पर हाई लेवल्स होंगे वाइट ब्लड सेल्स के, एबनॉर्मल लेवल्स, और एबनॉर्मल उनकी शेप भी एबनॉर्मल होगी इवन की। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जब वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी किया, मैंने हर एक सेल की आपको शेप दिखाई, ठीक है। तो वो नॉर्मल सेल्स थे। तो जब म्यूटेशन हो जाएगी तो वैसे नॉर्मल सेल्स नहीं बनेंगे, सो दे कैन ईजीली बी डिस्टिंग्विश बाय द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर जब हम कंपेयर करते हैं तो पता चल जाता है कि नॉर्मल सेल है और ये abnormal cells हैं। Clear? And there is a rapid production of less differentiated or undifferentiated white blood cells. तो डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर ये अगली प्रोजेनी यानी अगली नस्लों में ये कंटिन्यू करता है, ये कैंसर, यानी जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ेस होती हैं उसी पैटर्न के ऊपर ये आगे फॉरवर्ड होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हमने इतनी इसकी कैटेगरीज पढ़ी, सबका हो, तो डिपेंड करेगा कि कौन से वाइट ब्लड सेल का जीन जो है उसमें म्यूटेशन हुई है, तो उस हिसाब से फिर उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो द टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, so there are 5 major types of blood cancer. Number 1, neutrophilic leukemia, eosinophilic leukemia, number 3, the basophilic or basophilic leukemia, number 4, the monocytic leukemia, or the lymphocytic leukemia. Clear? So these are the 5 major types of leukemia. और dear students, जोन सी भी कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, जिस भी सेल का ब्लड वो कैंसर हो रहा है, तो वो सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली इसमें इम्यून जो लॉस है वो होता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का ताल्लुक हमारी इम्यूनिटी से है, डिफेंस मैकेनिज्म से है। सो हमने इनके डिटेल के साथ इंडिविजुअल फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो जिस सेल का वो कैंसर होगा तो उस तरह से उसका फंक्शन भी इफेक्ट होगा। और डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है इसकी ट्रीटमेंट की, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट
तो ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो जब तक कोई डोनर नहीं मिल जाता बोन मैरो का, या फिर इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकें, तो ऐसे फिर पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ऐसे पर्सन के लिए फिर क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ हेल्थी डोनर। एक हेल्थी डोनर जो है उससे सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके अलहदा करवा के एक प्रोसेस होता है, सेपरेशन के बाद उसको इंजेक्ट किए जाते हैं। एक तो ये इसका यानी ये मैनेजमेंट है, इसको ट्रीटमेंट इन उस सेंस में नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैनेजमेंट है। जब तक वो बोन मैरो का डोनर नहीं मिल जाता या फिर इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि ये जो इसकी सर्जरी जो है वो परफॉर्म करवाई जा सके। और दूसरा जो इसका बेहतर हल है एक्चुअल, और वो यही परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है, दैट इज़ द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और जिन पेशेंट्स में ये किया जाता है, यानी उनकी जो बोन मैरो, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो आमतौर पर बोन मैरो में पाए जाते हैं, हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनके जो उनसे स्टेम सेल्स हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स उनको कहते हैं, तो वहीं पे ही उन्हीं के अंदर कहीं पे जो है वो म्यूटेशन हुई होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। तो बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए, क्लियर, सो इट गिव्स बेटर cure, it is a better cure, but dear students, it is very expensive treatment, बहुत ही expensive treatment है, लेकिन अगर हो जाए तो इससे बहुत ज़बरदस्त क्योर जो है वो हासिल किया जा सकता है। Now coming towards another disease which has been discussed, that is thalassemia. Thalassemia, or it is also known as Cooley's anemia. Cooley's anemia. Cooley's ये वो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट थॉमस बी Cooley. He was an American pediatrician, समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पेडियाट्रिशियन? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैसे देसी लैंग्वेज हम इसको कहते हैं बच्चों का डॉक्टर, ठीक है, दैट इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ही वाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो उसने इसको डिस्कवर किया था, उसी के नाम से इसको कूलेज एनीमिया कहा गया। एनीमिया का क्या मतलब है? कूलेज का तो समझ आ गया इसके उस फिजिशियन के बेस के ऊपर। एनीमिया किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? एनीमिया का मतलब होता है, एनीमिया मीन्स decreased levels of normal RBCs. RBCs का जो लेवल है नॉर्मल रेड सेल्स का, वो लेवल कम हो जाए, जैसे हमने पढ़ा इसकी काउंट पढ़ी, हमें इसके काउंट का पता है मेल्स के अंदर कितनी है, फीमेल्स के अंदर कितनी है, तो उससे अगर कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो एक्चुअली चूंकि ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी याद रखिएगा। सो एनीमिया को, एनीमिया समझ आ गया कि आरबीसीज की कमी को कहते हैं। सो इट्स अ ग्रीक वर्ड दैट इज थैलासा, which means the sea, and hema, which means blood.
क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वहाँ से टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिराइव किया गया थैलासीमिया का, और इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। किसका डिसऑर्डर है? हीमोग्लोबिन का। मीन्स के ये रेड सेल्स की डेफिशिएंसी है, नॉर्मल रेड सेल्स की। तो होता क्या है इसमें डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली हम इसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 13 में भी हम इसमें हीमोग्लोबिन के हवाले से डिस्कशन हुई थी। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HB भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितनी चेन्स हैं? हाउ मेनी चेन्स आर देयर? सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसमें। कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स? 2 अल्फा चेन्स, और 2 बीटा चेन्स। और ये आइडेंटिकल चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा। मीन ये 2 चेन्स आइडेंटिकल हैं और अल्फा आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसे होती हैं। ठीक है। हर अल्फा चेन में देयर इज 141 अमाइनो एसिड्स, 141 अमाइनो एसिड्स, और हर बीटा चेन के अंदर होते हैं 146 अमाइनो एसिड्स। द टोटल मेकअप ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स। क्लियर? ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। एक्चुअली थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई मैं करूं तो हीमोग्लोबिन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हीमोग्लोबिन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन ए, और एक होती है हीमोग्लोबिन एफ। क्लियर? हीमोग्लोबिन ए इज द हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन एडल्ट्स। जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है उसे एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, फीटस जिसे कहते हैं, सो उसे फीटल हीमोग्लोबिन कहा जाता है। फीटल। क्लियर? फीटल इज फ्रॉम फीटस, और फीटस किसे कहते हैं? द बेबी इन द वोम्ब ऑफ द मदर। तो जो बच्चा माँ के पेट में उसे फीटस कहा जाता है। अब इन दोनों हीमोग्लोबिन्स में क्या डिफरेंस है? अब हीमोग्लोबिन ए यानी जो एडल्ट्स में होती है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, जबकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है उसमें 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स होती हैं। क्लियर? उसमें बीटा चेन नहीं होती और गैमा चेन्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। गैमा चेन्स और अल्फा चेन से मिलकर बनाती हैं फीटल हीमोग्लोबिन, और जिसको एफ हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्लियर? और ये उस ड्यूरिंग द वोम, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से वो गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये रिप्लेस हो जाती है विद द एडल्ट हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो थैलासीमिया है उसमें क्या होता है कि या तो अल्फा चेन्स एब्सेंट हैं, एब्सेंट। अगर अल्फा चेन्स एब्सेंट हों तो इसे कहते हैं अल्फा थैलासीमिया, और अगर बीटा चेन्स एब्सेंट हों तो इसे कहते हैं बीटा थैलासीमिया। क्लियर? तो एक रेड सेल था इस तरह से, वो डिस्क लाइक, तो जब उसमें चेन नहीं है, एक फिजिकल चीज नहीं है, तो क्या होगा? सेल छोटे छोटे हो जाएंगे, माइक्रोसाइट्स, छोटे सेल होंगे। ठीक है? क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन मुकम्मल तौर पर नहीं बनी। ठीक है? सो इट विल रिजल्ट इन माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स का मतलब क्या है? द स्मॉल सेल्स, स्मॉल आरबीसीज,
वो स्मॉल क्यों हैं? क्योंकि उनमें चेन्स एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें होगी स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनो का मतलब स्प्लीन से है, और मैगैली मीन्स के जिसमें कि ये एनलार्ज साइज होता है। सो एनलार्ज स्प्लीन, वो क्यों डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जब नॉर्मल आरबीसीज नहीं बन रहे तो एबनॉर्मल आरबीसीज कहाँ पर जाएंगे? या जब आरबीसीज की डेथ होती है तो कहाँ पर जाते हैं? पीछे मैंने आपको पढ़ाया था ये। सो द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज स्प्लीन। तो ये वहाँ पर जाकर दफन होते रहेंगे, जिसमें स्प्लीन का साइज इंक्रीज होता जाएगा। सो इट विल बिकम एनलार्ज्ड। क्लियर? इसके अलावा द स्किन बिकम्स पेल, इसका रंग बहुत उड़ा हुआ है, मतलब कि बहुत पीला रंग है, बिकॉज के ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, हीमोग्लोबिन मुकम्मल तौर पर नहीं ऑक्सीजन को कैरी कर पा रही, जिसकी वजह से स्किन का कलर वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से देयर आर बोन डिफॉर्मिटीज भी होंगी। क्लियर? इसके अंदर इन द थैलासीमिया। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने इसमें जहन में रखनी है कि अब जो थैलासेमिक पेशेंट है उसमें बीटा चेन की जगह ये गैमा चेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होगी, बीटा चेन नहीं है। तो आमतौर पर हम जो कैटेगराइज करते हैं, 2-3 तरीके हैं इसके कैटेगराइज करने के या टाइपिंग करने के थैलासीमिया को। तो अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया, या ऐसे कहते हैं आमतौर पर अल्फा थैलासीमिया ये माइनर थैलासीमिया कंसिडर होता है, बीटा थैलासीमिया ये मेजर थैलासीमिया कंसिडर होता है। क्लियर? और फिर इसकी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट डियर स्टूडेंट्स, इसका एक तो यह चूँकि आरबीसीज हैं तो एबनॉर्मल हैं, तो फिर क्या किया जाए? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, सही जो नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पा रही। सो ड्यू टू दिस देयर इज़ the baby must be transfused with normal blood, means के RBCs उसको लगाए जाएंगे एक रेगुलर इंटरवल्स के पास, क्योंकि हमें इसका लाइफ स्पैन का पता है 4 महीने तक होती है, तो 4 महीने से पहले पहले इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ेगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एक यही ऑप्शन बचता है, लेकिन इट डज नॉट प्रोवाइड 100% क्योर। जैसा कि लुकीमिया में बेहतर अच्छा खासा उसमें सक्सेस रेट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, लेकिन यहाँ पर 100% क्योर नहीं हो रहा, और आपको पता है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। क्लियर? सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज thalassemia. So dear students, another disease which has been discussed, that is edema. So first of all, we will define what is edema. So edema is the accumulation of excessive fluid within the cell or outside the cells. Clear? तो एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो रहा है सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। तो इकट्ठा होने से क्या होगा? जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वहाँ पर वो जगह स्वेल नज़र आएगी, ठीक है, स्वेलिंग नज़र आएगी।
तो हम कहते हैं ना ये चीज़ ये सूज गया है, ठीक है। आम तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ये जगह सूज गई है। जब चोट लगती है या जब इस तरह का कोई बाज़ वक़्त इन्फेक्शंस के अंदर भी हो जाता है कि वो स्वेलअप हो जाना ये बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज एटीमा। डियर स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटीमा व्हिच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आवर बुक। Intracellular edema and extracellular edema। तो ये दो टाइप्स हैं जो कि हमारे बुक में डिस्कस की गई हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा मीन्स विद इन, अंदर। सेलुलर मीन्स सेल्स, यानी सेल के अंदर अगर एडीमा हो जाए तो उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर एडीमा। द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव fluid within the cell due to and osmosis of water, due to and osmosis of water। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर कैसे मूव करता है ऑस्मोसिस के जरिए, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट या फिर हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। आपने डिटेल से समझा इस चैप्टर में। तो यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस होगी। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए, एंड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक्सोस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस इसको कहते हैं। तो एक्सोस्मोसिस में या एक्सोस्मोसिस में वाटर सेल से बाहर निकल रहा होता है ऑस्मोसिस के जरिए, और एंडोऑस्मोसिस में या एंडोऑस्मोसिस में अंदर को मूव कर रहा होता है। क्लियर? तो जब सेल के अंदर मूव करेगा, इकट्ठा हो जाएगा वाटर, तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर एडीमा। तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द इफेक्ट्स? वो खतरनाक होंगे। इफेक्ट्स में सबसे पहली चीज दैट इज swelling of the tissues, that is swelling of the tissues, जहां पर इकट्ठा हुआ है वहीं पर, उसके अलावा नहीं। क्लियर? नंबर 2, there is the malfunctioning of cell, जहां पर ये इकट्ठा हुआ है वहाँ पर वो सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हो चुका है उसके अंदर, जो उसका सोल और जल था। ठीक है? एंड स्पेशली ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट्स, सोडियम पंप, द सोडियम पंप, वो भी काम नहीं करेगा। सेल्स होते हैं ना, सेल्स के पास से होते हैं पंप्स। पंप क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। और ये सोडियम पंप क्या करता है? सोडियम आयंस वैसे नॉर्मली ये सेल के बाहर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सोडियम आयंस की, और सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब इस सेल के अंदर वो डिफ्यूज़ करके आ जाएंगे तो आपको पता है कि वाटर जब ये अंदर को आ जाएंगे तो क्या होगा कि वाटर फॉलो करता हुआ इनको अंदर आ जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जब सोडियम आयंस अंदर रिटेन हो गए, बाहर कम हो गए, तो वाटर भी क्या करेगा? इसको फॉलो करता हुआ सेल के अंदर आ जाएगा। क्लियर? और अगर ये सेल जो सा पंप है, दिस सोडियम पंप, अगर ये ख़राब हो गया तो क्या होगा? इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा। जब सेल से सोडियम बाहर नहीं निकलेगी तो वाटर भी अंदर जमा रह जाएगा, सो लीडिंग टू द
इंट्रासेलुलर एडिमा। क्लियर? और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, दैट इज द accumulation of excessive fluid outside the cells, सेल्स के बाहर जो है वो इकट्ठा हो जाए, मीन्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होती हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। सो दैट इज द एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा एंड इट इज कॉज्ड बाय, इसकी कुछ कॉजेज डिस्कस की गई हैं। इट इज कॉज्ड बाय नंबर 1 द abnormal leakage of fluid from capillaries में से ज़्यादा abnormal लीकेज होना स्टार्ट हो जाए, फ्लूइड जो है वो निकल कर कैपिलरी से टिश्यू में जाना शुरू हो जाए। नंबर 2 the less return of fluid by lymphatic system। इंशाल्लाह ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली जो लीक्ड फ्लूइड होता है उसको वापस ब्लड के अंदर शामिल करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम अगर उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा टिश्यूज़ में से वापस ब्लड के अंदर, सो लेस रिटर्न ऑफ फ्लूइड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, तो क्या होगा, वो वहीं पर टिश्यूज़ में रह जाएगा, तो उससे भी सेल्स के यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा होगा। एंड नंबर 3 द रिटेंशन ऑफ salts by kidney। Number 4 retention of water by kidneys। तो किडनीज क्या करती हैं, एक्सेसिव वाटर को रिमूव कर रही होती हैं बॉडी से, जो सॉल्ट्स होते हैं एक्सेसिव उनको भी रिमूव कर रही होती हैं। अगर वो रिटेन हो जाए, मतलब कि किडनी उनको ब्लड में रहने दे और उसको यूरिन के ज़रिए फिल्टर ना करे एक्सेसिव वाटर को या सॉल्ट्स को, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। स्टूडेंट्स ये ख़तरनाक होता है क्योंकि जहाँ पर एडिमा होता है वहाँ के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से फिर जो कंडीशन जो है वो वर्स हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द पंपिंग ऑर्गन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।